हेलो 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 हेलो। हाँ जी। अच्छा, अगर आप सबको याद हो तो हम सब एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? ऑडिट एंड ऑडिटर। याद आ रहा है आपको चैप्टर जो स्टार्ट करा हुआ है? आओ जरा देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, और फिर जो जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमने सबसे पहले इसके अंदर ये पढ़ा था कि यार कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ऑडिट करना क्या है, अलाउड। तो कौन कौन ऑडिट कर सकते हैं और कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, यानी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो बताओ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होती थी, बताओ। या तो कोई इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता है जो क्या हो, ठीक है जी, या फिर कौन कर सकता है, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग क्या, एलएलपी, जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो, वो कर सकते हैं ना, ये पढ़ा था। और अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट मिल भी गया, किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर ऑडिट, तो फिर ऑडिट कौन करेंगे, वो वाले पार्टनर जो सीए प्लस सीओपी है, और साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी कौन करेंगे, याद आ रहा है आपको। और फॉरेन एलएलपी क्वालिफाइड होती है या डिसक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। ये हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में। फिर क्वालिफिकेशन के बाद हमने पढ़ी थी क्या, डिसक्वालिफिकेशन। कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता, तो बताओ कौन कौन नहीं बन सकता। पहला बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग, पहला हो गया बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी। दूसरा क्या था, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। थर्ड क्या था, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और फोर्थ क्या था अपना, एच आर पी। एच मतलब, आर मतलब, पी मतलब HRP, SIG, सिक्योरिटी, इंडेटनेस और गारंटी। सिक्योरिटी 1 रुपए की भी है तो आप कैश फैलो से डिस्क्वालिफाइड है, और इंडेटनेस कितनी की, 5 लाख से ज्यादा की। और बताओ गारंटी कितने की, लेकिन एक रिलेटिव को कितना अलाउड कर दिया गया, 1 लाख फेस वैल्यू तक अलाउड कर दिया गया है। और अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं तो 60 डेज का रिलेटिव को थ्रेशोल्ड लिमिट लेने का भी टाइम दे रखा। अगर वो वापस मेंटेन करता है तो आप ऑडिटर कंटिन्यू करना, नहीं तो आपके ऑफिस में क्या हो जाती थी, कैजुअल वैकेंसी। याद आ गया आपको ये 4 पॉइंट। पांचवा क्या था, बिजनेस रिलेशनशिप। याद है, आर्म्स लेंथ प्राइस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही तो आप डिस्क्वालिफाइड है। 5 याद हो गए। फिर 6 क्या था, उस कंपनी के जो डायरेक्टर या फिर केएमपी है वो आपके क्या है, रिलेटिव, या फिर आप ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है या 20 ऑडिट कर रहे हैं, तो 21st ऑडिट के लिए आप क्या होते थे, डिस्क्वालिफाइड। फिर अगला आपको बताया था, अगर किसी फ्रॉड की वजह से आपको पोषण पा खेलना पड़ रहा है, तो जब वो सजा सुनाई जाएगी उसके 10 साल तक आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। और लास्ट आपने पढ़ा था प्रोहिबिटिव सर्विसेज, यानी सेक्शन 144 वाले अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको ऑडिट करना अलाउड। फिर 141 सबसेक्शन 4 भी हमने पढ़ लिया था। 141 सबसेक्शन 4 क्या कहता था, बताओ। मतलब अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है, अगर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको कोई डिस्क्वालिफिकेशन, तो बताओ आपको उसी दिन क्या करना पड़ेगा, अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। याद आ गया आपको। तो सेक्शन 141 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर मैक्सिमम किसी भी टाइम पर मैक्सिमम कितने ऑडिट पकड़ सकता है, 20। और 20 में क्या इंक्लूड होंगे, सेक्शन 8 कंपनी वाला ऑडिट भी इंक्लूड होंगे और जॉइंट ऑडिट भी इंक्लूड होते हैं। यहां तक आ गया। लेकिन कौन कौन से इंक्लूड नहीं होते, ओपीसी, डॉर्मेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम होती है। क्या आपको ये क्लास रिवाइज होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी के जीवन में जो पहला ऑडिटर आता है उसे क्या कहते हैं, और उसके बाद वाले सारे। अच्छा, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जो कौन सा ऑडिटर होता है, अच्छा एक बात बताओ, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो डिपेंड करता है कौन अपॉइंट करेगा। डिपेंड क्या करता है, अपॉइंट कौन करेगा कि कंपनी कौन सी है, या तो वो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी,
चलो, अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कितने डेज में, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कितने डेज में कौन अपॉइंट करेंगे, बीओडी करेंगे। और अगर बीओडी ने अपॉइंट करा तो ठीक है, वरना मेंबर क्या कह रहे हैं, हम कर देंगे विद इन कितने डेज, 90 डेज। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ, वो कह रहे हैं हम अपॉइंट कर देंगे। तो चाहे बीओडी ने अपॉइंट करा है चाहे मेंबर ने करा है, वो रहेगा कब तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ। और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, विद इन 60 डेज में सीएजी, नहीं तो अगले 30 डेज में, और अगर उन्होंने भी नहीं करा तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन, मेंबर। और जब जिसने भी अपॉइंट करा रहेगा वो कब तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ। बताओ, फर्स्ट के बाद जो बाकी सारे ऑडिटर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन, तो बताओ कौन करेगा, मेंबर अपॉइंट करेंगे। पुराना ऑडिटर जाएगा, उसकी जगह नया ऑडिटर लाएंगे, और ये नया ऑडिटर कब तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ। और अगर बताओ गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएजी, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये कब तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एज ईयर। याद आया आपको। अच्छा, फिर मैंने आपके साथ एक और बात करी थी कैजुअल वैकेंसी के बारे में। देखो, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है ये लॉ में नहीं बता रखा, लेकिन अगर हम समझे तो हमें समझ आ जाएगा। मतलब ऑडिटर की जगह क्या हो रही है, खाली हो रही है। खाली क्यों हो रही है बताओ, या तो उसकी डेथ हो गया है, या वो रिजाइन करके चला गया है, या उसे निकाल दिया गया है, या उसको क्या लग गया है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से उसकी जगह क्या हो गई है। तो खाली हुई जगह को फिल कौन करेगा, ये सवाल है। जो जगह खाली होगी उसको फिल कौन करेगा, ये एक सवाल है। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी वो बता रखा है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 में। तो बताओ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, या तो गवर्नमेंट होगी या अदर देन गवर्नमेंट होगी। तो अदर देन गवर्नमेंट की पहले बात करते हैं। अदर देन गवर्नमेंट में रीजन जानेंगे कि यार जगह खाली क्यों हुई है, या तो रेजिग्नेशन होगी या अदर देन। तो अदर देन रेजिग्नेशन में विद इन 30 डेज बीओडी फिल कर देंगे कैजुअल वैकेंसी को। और बताओ, अगर बताओ रेजिग्नेशन कारण है तो बीओडी रिकमेंड करेंगे और 3 महीने के अंदर अप्रूव करवा लेंगे, किससे, मेंबर से। कैजुअल वैकेंसी फिर फिल होगी। और जबकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में बताओ क्या होगा, सीएजी 30 डेज में अपॉइंट करेगा कैजुअल वैकेंसी, अगर नहीं फिल करता तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन, बीओडी। और जिन्होंने भी अपॉइंट करा, जो कैजुअल वैकेंसी के रूप में फिल करने के बाद जो पर्सन आया, वो कब तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। याद आ गया, यही पढ़ा था अभी। और फिर हमने राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े थे। राइट्स एंड ड्यूटीज अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, पर जितने हुए थे एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 ऑडिटर के पावर्स यानी राइट्स बताता है। मतलब ऑडिटर के पास क्या क्या अधिकार है, ऑडिटर की क्या क्या पावर है वो बताता है। तो पहली पावर उसके पास क्या है, राइट टू एक्सेस क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स इंक्लूडिंग क्या, मिनट्स बुक। और दूसरा उसके पास क्या अधिकार है, राइट टू ऑब्टेन क्या, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द, 2 याद आ गए। और कंसोलिडेटेड पर्पस के लिए उसके पास सब्सिडरी के और एसोसिएट कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करने का क्या है। फिर ड्यूटीज पड़ी थी, ड्यूटीज टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। और बताओ ये ड्यूटी क्या कहती थी, एलआईसी की, एल से क्या आ गया था, एल से अपना क्या आ गया था। तो हमें ये चेक करना होता है ऑडिटर कि लोन्स एंड एडवांसेस अगर सिक्योर्ड वाले हैं तो क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं। दूसरा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं प्रेजुडिशियल टू द मेंबर और इट्स कंपनी तो नहीं है। और तीसरा, कहीं हम उसको शोन एज, समझ आ गया आपको। अच्छा, आई से क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आई से अपना क्या आ गया। तो इन्वेस्टमेंट अगर बेची गई है तो कहीं लॉस पे तो नहीं बेच दी गई, ठीक है। और सी से कैश रिसीव्ड हो गया कि नहीं अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। और बताओ एलआईसी की पर्सनल एक्सपेंस कहीं पीएनएल में तो नहीं चार्ज हो गए, याद आ रहा है आपको। और लास्ट एंट्री, कहीं फेक एंट्रीज तो नहीं हो रही, बुक एंट्रीज तो नहीं हो रही, एक्चुअल में वो हो ही नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सब इंक्वायरी ऑडिटर करेगा। तो पहली ड्यूटी आपको समझ आ गई है, ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन। अच्छा,
फिर सेकंड ड्यूटी हमने क्या पढ़ी थी? ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। अच्छा, आपको रिपोर्ट बनाकर देने किस पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, दो ड्यूटी होगी। तीसरी थी ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन, जिसमें हमने पढ़ा था ABCDEF प्लस अदर मैटर्स। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में ये भी बातें बतानी होती है। क्या भी बातें बतानी होती है? जैसे पहला, क्या मुझे ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली या नहीं मिली। दूसरा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एज पर लॉ रखा गया है या नहीं रखा गया उसे। और दूसरा, जिन ब्रांचेस में हम वहां से समराइज रिटर्न रिसीव्ड हुई है या। फिर सी से, कंपनी की बैलेंस शीट और P&L आर इन एग्रीमेंट विद, ठीक है ना। और डी से, कहीं डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर तो नहीं काम कर रहा। और ई से, एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जिस भी तरीके का आप ऑडिटर ओपिनियन दे रहे हो आपको उसकी क्या देनी होती है। और कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं, और अगर है तो फिर क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, इस चीज पर करना होता था। फिर अदर मैटर में अगर हमने बातें करी थी तो अदर मैटर में पहली बात यही करी थी, कंपनी में कोई लिटिगेशन तो पेंडिंग नहीं है जो डिस्क्लोज करा है या नहीं। अच्छा, प्रोविजंस फॉर फॉरसीएबल लॉसेस बनाए जा रहे हैं या नहीं, IEPF में पैसा टाइमली ट्रांसफर करा जा रहा है या नहीं। और कंपनी क्या जो तुमने हमें बताया उसके अलावा कोई और में तो आप फंडिंग पार्टी या इंटरमीडिएट पार्टी तो नहीं बने हुए। और लास्ट इसके अंदर डेक्लेरेशन जो डिविडेंड करा गया वो एज पर सेक्शन 123 करा गया है या नहीं। और लास्ट, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर आ जाना चाहिए, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग वाला। कितनी ड्यूटीज अपनी होगी? 3। चलो, फोर्थ ड्यूटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूटी साहब कहां लिख रहे थे? गली नंबर 10.4546 के आसपास लिख रहे थे। जहां भी पहुंच गए, ड्यूटी नंबर 4 लिखो आप। ड्यूटी नंबर 4। यार देखो, अकाउंट्स बनाने के लिए होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिन्हें आप AS कहते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए अपने क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपको पता है ऑडिट करने के लिए क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड के रूल्स बताते हैं कि अकाउंट्स कैसे बनाओ। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताते हैं रूल्स किस चीज के, कि आपको ऑडिट कैसे करना है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, ऑडिटर की क्या ड्यूटी होगी? ऑडिट के दौरान इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पालन करना। तो लिखो जरा, फोर्थ ड्यूटी, एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ ड्यूटी समझ रहे हो? हम किसकी ड्यूटी पढ़ रहे हैं बेटा, मेरी या ऑडिटर की? ऑडिटर की। तो ऑडिटर की फोर्थ ड्यूटी आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। और फोर्थ ड्यूटी है क्या? फोर्थ ड्यूटी है क्या कि ऑडिटर तुम्हें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या करने हैं? फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दौरान तुम्हें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करने हैं? फॉलो करने हैं, उनका पालन करना है। चले? हाँ जी बेटा, चले। अच्छा, फिफ्थ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को आगे भी काम आएगी। सुनना जरा, फिफ्थ ड्यूटी आपको सुननी ही पड़ेगी। देखो, होता बताऊं क्या था, अभी जो दिक्कत आ रही होती थी वो क्या आ रही होती थी वो डिस्कस करते हैं। जो ऑडिटर है ना, वो क्या बनाता था? अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता था। ऑडिटर क्या करता था? अपनी, तो ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दी। तो जो लोग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते थे वो बताऊं क्या कहते थे? ये क्या ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें वो वाली बातें तो है नहीं जो हम देखना चाहते हैं। यानी ऑडिटर की
ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारी बातें क्या होती थी, मिसिंग होती थी। समझ आ रहा है? तो इस चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी गई। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 के तहत। और क्या पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुम चाहो तो तुम ऑडिटर को कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि हमें ना कुछ एडिशनल मैटर पर भी अपना ओपिनियन दो, यानी कुछ एडिशनल मैटर पर भी हमें रिपोर्ट बनाकर दो। समझ आ रहा है आपको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी है किसको? एमसीए को। बोलना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी है किसको? कि अब यानी एमसीए अगर तुम्हें लगता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ और बातें भी होनी चाहिए तो तुम ऑडिटर को ऐसा करने के लिए कह सकते हो कि इन मैटर पर भी रिपोर्टिंग करनी है। तो एमसीए ने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कारो 2020, ना बबली ना बंटी, कारो 2020 यानी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इशू कर दिया। कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इशू कर दिए, जिसमें बता दिया गया 21 मैटर्स, 21 मैटर और बता दिए गए और ये कहा गया ऑडिटर अब से तो अपनी रिपोर्ट में इन 21 मैटर के बारे में भी बात करोगे जो अभी तक तुम नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ? ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिटी बढ़ गई। समझ आया आपको या नहीं आया? देखो मैं पढ़ाता हूं पहले आपको। देखो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11, सेक्शन नंबर 143 एडिशनल मैटर्स। देखो ऑडिटर जो तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, वो तो तुम बनाकर दोगे ही दोगे। उसके अलावा एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन जनरल और स्पेशल ऑर्डर by the central government may in consultation with NFRA direct the auditor report shall also include a statement on such matter as may be specified therein। और इसको ध्यान में रखते हुए क्या इशू कर दिया गया? इशूड बाय, और जिसके अंदर कितने मैटर्स डाल दिए गए? वो 21 मैटर मैं आपको ऑडिट में पढ़ाऊंगा। ये रहे वो 21 मैटर, ये देखो हम ऑडिट में पढ़ेंगे, लगभग 18-19 पेज पढ़ेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो हाँ बस, तो यानी समझ आ रहा है? अब देखो आपको समझ आ गया। फिफ्थ ड्यूटी क्या है? देखो एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। देखो कारो सभी कंपनीज पे नहीं लगता, कारो कुछ कंपनीज पे लगता है और कुछ पे नहीं लगता। तो जिन कंपनीज में क्या लगता होगा? कारो लगता होगा, उस कंपनी के ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कितने पॉइंट इंक्लूड करने पड़ते होंगे, और जिस पे नहीं लगता उनको सिर्फ क्या देनी होती है? तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको या नहीं? यस और नो? ठीक है जी, आओ जरा पढ़ते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ने किसको पावर दी थी? किस चीज की पावर दी थी? कि तुम ऑडिटर को कहकर एडिशनल मैटर पर क्या करवा सकते हो? रिपोर्टिंग करा सकते हो। लेकिन सीजी ने अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी किसको? अब एमसीए इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए, एनएफआरए है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उन्होंने क्या करा? 21 मैटर बताए जो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करने चाहिए और अपनी रिपोर्ट में उनके ऊपर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? कमेंट भी करना चाहिए। और इसी के लिए क्या इशू करा गया? कारो 20 कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। मतलब एमसीए कह रहा है हम एक कारो 2020 बना रहे हैं, उसके अंदर हम कितने मैटर लिखेंगे? 21 मैटर्स लिखेंगे और ऑडिटर तुम्हें उन मैटर्स पर क्या करनी होगी? अपनी रिपोर्ट बनाकर देनी होगी एडिशनल मैटर्स की। बोलो समझ आना स्टार्ट हुआ आपको या नहीं हुआ? तो लिख लो जरा। आपने पहले हेडिंग तो बना ली थी ना फिफ्थ ड्यूटी की? हेडिंग ये बना लो ना, एडिशनल मैटर टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। और सेक्शन की लिस्ट में भी जाना, पहले आप इतनी हेडिंग बना लेना, फिर मैं आपको इसकी एक और छोटी हेडिंग भी बनवा दूंगा।
बना ली इसकी ये 5th ड्यूटी है ये। अच्छा और करके लिखना, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कारो 2020, यानी ऑडिटर तुम्हें कारो 2020, ना बबली ना बंटी, कारो 2020 के अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट बनाकर देनी है। ठीक है जी, अब ये लिख लो आप, ये बना लो। सेक्शन 143 ने सीजी को पावर दे रखी थी, लेकिन सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी, तो अब एमसीए एनएफआरए के साथ मिलकर डिसाइड करा उन्होंने 21 मैटर ऑडिटर को एडिशनल मैटर पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और कैसे बताया, उसके लिए क्या इशू करा, कारो। और कारो की फुल फॉर्म क्या है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, मतलब सभी कंपनीज के ऑडिटर को ऑर्डर दिया गया, सभी कंपनीज के ऑडिटर को क्या दिया गया, ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर दिया गया, शाही पनीर, बटर नान, दाल मखनी, राज, वो तो तू है ही, ठीक है। हाँ क्या हुआ भाई साहब, नोट करें, उसको ऑर्डर लेना होता है। बाबूजी क्या है, हाँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कल से रिक्शा चला लियो फिर। टॉपिक समझ आना स्टार्ट हुआ आपको या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। इसके बाद सेक्शन की लिस्ट में चले जाना, जाओगे आप, ठीक है ना। और सेक्शन की लिस्ट में आपने 143 सबसेक्शन 11 के आगे जगह छोड़ी हुई है, क्या लिखोगे उसके आगे, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कारो, लिख लिया हो तो मेरे को बता देना। 143 सबसेक्शन 11 के आगे ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कारो, लिख लिया, डन 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 डन। चले फिर स्टार्ट करें कहानी को। यानी जिन कंपनीज पे कारो लगता होगा, अब बताओ उस कंपनी का ऑडिटर बताओ अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखता होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, अब आपके कॉन्सेप्ट खुल जाने चाहिए। उसकी ऑडिट रिपोर्ट में पहली चीज होती होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज ABCDEF प्लस, और तीसरा कारो के क्या 21 मैटर। आप समझ रहे हैं, कारो के कितने मैटर्स, तो यानी उसकी ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीजें देखने को मिलती होंगी। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया, पक्का, गुड यार, हटा दूं। अब बहुत बढ़िया पॉइंट है, सिक्स्थ ड्यूटी लिखना, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15। खेले, आप सब रेडी हैं, पक्का ना। चलो फिर आ जाओ, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड सेक्शन में, ये नोट करना है आपको। थोड़ा जूम बराबर करूँ, ये दिख रहा है,
एक बार ये चार्ट बनाना है आपको। अच्छा अब लिख लो, अब ठीक है, एक बार लिखना स्टार्ट करो। पहले आप सारा लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा और आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। अभी थोड़ी सी देर में आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। हाँ जी, कुछ नोट हुआ अभी तक नहीं है? बिल्कुल नहीं हो गई नोटिंग? कईयों की हो गई है, कईयों की रहती है। ठीक है, कोई नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के बाद फिर ये वैसी ही याद हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए आपको। देखो हुआ बताओ क्या, सुनो पहले कहानी, अब सुनो। ऑडिटर ने कंपनी में क्या देखा कि कंपनी में तो फ्रॉड हो रहा है। ऑडिटर के नजर के सामने जिगर के पास क्या आया? फ्रॉड। वो कह रहे हैं यार इस कंपनी में तो फ्रॉड, मतलब ऑडिटर की क्लाइंट कंपनी में क्या हो रहा है? फ्रॉड। तो अगर ऑडिटर तुम्हें फ्रॉड होता हुआ दिख जाए तो तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड। समझ आ रहा है? मतलब अगर ऑडिटर को क्लाइंट कंपनी में, मतलब जिसका वो ऑडिट करने गया है, वहां पर क्या दिखा? फ्रॉड दिखा, तो उसके रिगार्डिंग उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वो सब हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15 में। और इसके साथ हमें एक पढ़ना पड़ेगा रूल नंबर कौन सा? 13। अच्छा, रूल कैसे लिखे जाते कंपनी एक्ट में? रूल 13 ऑफ द क्या? द कंपनीज ब्रैकेट में ऑडिट एंड रूल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को यह देखना होता है, ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को यह देखना होता है कि फ्रॉड का अमाउंट कितना है। तो बताओ, या तो फ्रॉड का अमाउंट क्या हो सकता है? लेस देन 1 करोड़ बोलना पड़ेगा। या तो फ्रॉड का अमाउंट क्या हो सकता है? लेस देन, तो आओ जरा बात करते हैं। अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है? 1 करोड़ या उससे, दो ही तो सिचुएशन हो सकती है। या तो फ्रॉड का अमाउंट क्या होगा? लेस देन 1 करोड़, या फ्रॉड का अमाउंट क्या होगा? 1 करोड़ या उससे। जनरली बताऊं कैसे याद होता है? इधर ध्यान देना, जो आप गलती कर जाओगे और एग्जामिनर गलती करवा जाएगा। जनरली होता है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा। यहां क्या है? 1 करोड़ से कम। दूसरी तरफ क्या है? 1 करोड़ और उससे। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कभी भी अगर ऑडिटर को क्लाइंट कंपनी पर क्या दिखता है?
फ्रॉड होता हुआ दिखता है तो ऑडिटर सबसे पहले उसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट कैलकुलेट करेगा। अगर फ्रॉड का अमाउंट यानी फ्रॉड में जो अमाउंट इन्वॉल्व है या तो वो होगा लेस देन 1 करोड़ या फिर वो होगा 1 करोड़ या उससे, सिचुएशन समझ आ गई। अब हम पहली सिचुएशन लेते हैं, फ्रॉड का जो अमाउंट है वो लेस देन 1 करोड़ है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज यानी फ्रॉड के बारे में पता चलने के 2 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर को ये वाली बात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बतानी होती है। विद इन 2 डेज ऑफ क्या नॉलेज, ऑडिटर को यह बात किसको बतानी है, बोर्ड ऑफ या फिर किसको, क्या बात बतानी है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, फ्रॉड, जिसके लिए वो 3 बातें बताएगा। पहला, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, यानी ऑडिटर को जैसे ही फ्रॉड के बारे में पता चलेगा और फ्रॉड का अमाउंट क्या है, लेस देन, तो ऑडिटर इसके बारे में विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह बात बताएगा। क्या बात बताएगा कि आपकी कंपनी में इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, यानी नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, वर्ड पकड़ेंगे क्या, नेचर ऑफ फ्रॉड विद, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए, क्या, कितने लालची हो, होना पड़ता है, हो भी, हाँ होना पड़ता है। चलो पहला, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, बेटा ये टॉपिक आप यहां पढ़ रहे हैं, सेम टॉपिक आप ऑडिट में जाके भी रिपीट होता है, समझ आ रहा है आपको। जब मेरे पास आप ऑडिट के अंदर, ये देखो मैं आपको बताता हूं, ऑडिट के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट का, वहां पर ये टॉपिक दोबारा रिपीट होता है। इधर ध्यान देना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये देखो रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, तो एक बार यहां पर अच्छे ढंग से याद कर लेंगे तो वहां अपने आप ही हमारा कवर्ड हो जाएगा। देखो पहला केस क्या है, देखो ये बता रहे हैं 143(12) और रूल 13, पहला केस क्या है, जब फ्रॉड का अमाउंट क्या है, लेस देन 1 करोड़, और दूसरा केस क्या होगा, जब फ्रॉड का अमाउंट क्या होगा, 1 करोड़ या उससे। मेरे ख्याल से अब आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। चलो अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन कितना था, 1 करोड़, तो ऑडिटर को विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज ये वाली बात किसको बतानी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को, और कितनी बातें बतानी है, 3। पहली बात आपको याद हो गया, ऑडिटर बताएगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद, दूसरी बात बताएगा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व देयर इन, भाई इस तरीके का आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और उसमें लगभग इतना अमाउंट क्या है, इन्वॉल्व। 2 बातें होगी। तीसरा पॉइंट, पार्टीज इन्वॉल्व देयर इन, और इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हुए हुए हैं, समझ आ गया। इसके रिप्लाई में बताओ क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो अपनी क्या बनाएंगे, बोर्ड रिपोर्ट में ये 4 बातें बताएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट में इसके रिप्लाई में कितनी बातें बताएंगे, जल्दी बताओ, आवाज में दम नहीं, कितनी बातें बताएंगे, 4 बातें बताएंगे। इधर जरा सुनना, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी क्या बनाएंगे, बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, उसके अंदर वो 4 बातें लिखेंगे। क्या क्या बातें लिखेंगे, पहला नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, बोलना पड़ेगा, पहला, आवाज में दम नहीं है, पहला, दूसरा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व देयर इन, तीसरी बात बताऊं क्या लिखनी होती है, पार्टीज इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, अगर आपने कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, मतलब फ्रॉड पता चलने के बाद भी आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो फिर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी वो आपको बताना होता है। और अगर आपने रेमेडियल कुछ एक्शन लिए, मतलब फ्रॉड को रोकने की कुछ कोशिश करी, फ्रॉड को लेकर कुछ एक्शंस लिए, तो जो जो एक्शंस लिए वो भी आप अपनी रिपोर्ट पर लिखोगे, समझ आ रहा है। तो सबसे पहली बात, आप अपने चार्ट पे माइंड को फिट करना स्टार्ट करो, माइंड में चार्ट को फिट करना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 और रूल 13 पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं हंसते, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 और रूल 13 मिलाकर पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे ही ऑडिटर के नजर के सामने जिगर के पास क्या आता है, फ्रॉड,
बताओ, ये भी कोई आने की जगह थी? चलो फिर भी आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? फ्रॉड का अमाउंट, या तो वो क्या होगा लेस देन 1 करोड़, या फिर वो क्या होगा 1 करोड़ और अबव, है ना। तो पहला केस फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, तो ऐसी सिचुएशन में विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ नॉलेज? विद इन ऑडिटर ये वाली बात किसको बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर किसको? उसके अंदर कितनी बातें बताएगा? 3। पहला नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, दूसरा और तीसरा, और इसके रिप्लाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी क्या लिखेंगे? बोर्ड रिपोर्ट, तो वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में 4 बातें लिखेंगे। पहला क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, दूसरा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व देयरइन, 2 बातें, और तीसरा पार्टीज इन्वॉल्व इफ नो रेमेडियल एक्शन टेकन, और लास्ट व्हाट रेमेडियल एक्शन हैज टेकन। चार्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको? सेकंड वाली तरफ अगर मैं आपके साथ चलूं तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। अगर फ्रॉड का अमाउंट कितना है? ठीक है, फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में पहला स्टेप आपका यही होगा। ऐसी सिचुएशन में भी पहला स्टेप आपका यही होगा, विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो 3 बातें बताओगे, और वो 3 बातें मेरे को नहीं आपको बतानी, आप मुझे बताओगे कौन कौन सी। जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। 3 बातें कौन कौन सी? दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब ये बताने के बाद 45 डेज का इंतजार करोगे उनके रिप्लाई का। आपका काम था ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना, वो आपने बता दिया विद इन 2 डेज। उसके बाद आप इंतजार करोगे कितने डेज का? जिस पर वो लोग क्लैरिफिकेशन देंगे। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, ऑडिट कमेटी, है ना। तो या तो बताओ उनकी तरफ से रिप्लाई आएगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम कितना है? या तो 45 डेज में रिप्लाई, या फिर 45 डेज में रिप्लाई। और अगर रिप्लाई आया तो अब जरा सुनना, हमने जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स जमा कराई थी ऑडिट कमेटी को, प्लस जो इनका रिप्लाई आया, प्लस एडिशनल कमेंट अगर हम कुछ करना चाहते हैं, ये तीनों चीजें हम किसके पास भेज देंगे? ना एजी, ना ओजी, ना लोजी, ना सुनोजी, तो किसके पास? सीजी के पास भेज देंगे। कितनी चीजें? 3 चीजें। ओरिजिनल रिपोर्ट जो हमने किसको सबमिट करी थी, फिर उनका जो क्या आया, और फिर एडिशनल कमेंट जो हमने करने हैं वो सब कर हम सीजी को भेज देंगे। नेक्स्ट कितने डेज में? मान लेते हैं 45 डेज में रिप्लाई नहीं आया, तो ऑडिटर क्या कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? ना तुम आए ना तुम्हारा कोई संदेश, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? सीजी को आग लगा देगा, मतलब ऐसे वाली आग नहीं लगा देगा, इनके खिलाफ भड़का देगा। देखो क्या कहेगा, जो उसने रिपोर्ट ऑडिट कमेटी को सबमिट करी थी सेम रिपोर्ट सीजी को भेजेगा, और साथ में एक नोट लिखकर भेजेगा क्या? कि यार इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं करा, बाकी अब आप देख लो। इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं करा, बाकी अब आप देख लो। चलो अब ये चार्ट को याद करने की कोशिश करते हैं। हो गया याद? चलो सुनाओ सबको, फिर कुछ भी पूछ लो तेरे। अच्छा चलो फिर वापिस आ जाओ, अब कहानी पे लौटते हैं और ये चार्ट को माइंड में फिट करते हैं। शुरू से आ जाना और बोलना आप सबको, पार्टिसिपेट करना, ये यहीं का यहीं याद हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर कुछ और बातें ऐड करके इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। करें स्टार्ट। सबसे पहले कंपनी के ऑडिटर को कंपनी में फ्रॉड दिखा। सबसे पहले कंपनी के ऑडिटर को कंपनी में फ्रॉड दिखा। फिर ऑडिटर ने क्या कैलकुलेट करा? तो 2 सिचुएशन हो सकती है, लेस देन या फिर 1 करोड़ या उससे। तो पहला केस लेस देन, तो विद इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज ऑफ क्या? नॉलेज। ऑडिटर फ्रॉड के बारे में किसको बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर क्या? और कितनी बातें बताएगा? पहला
नेचर ऑफ फ्रॉड विद, दूसरा और तीसरा जिसके रिप्लाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी क्या बनाएंगे उसमें वो कितनी बातें लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इफ नो रेमेडियल एक्शन इज टेकन, और लास्ट आप क्या बताओगे, हमने क्या क्या रेमेडियल एक्शन लिए। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। दूसरे केस में फ्रॉड का अमाउंट कितना था, 1 करोड़ या उससे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज किसको बताओगे, बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को, और वो 3 बातें बताओगे। फिर बताने के बाद वेट करोगे कितने दिन का, तो 45 days में या तो रिप्लाई या रिप्लाई, अगर रिप्लाई आ गया तो अगले 15 दिन में हम क्या, 3 चीजें, फॉरवर्ड रिपोर्ट, रिप्लाई प्लस एडिशनल कमेंट किसके बाद भेज देंगे, और अगर रिप्लाई नहीं आया देन ओरिजिनल रिपोर्ट प्लस इस बात का कमेंट कि हमें रिप्लाई नहीं आया, ये दोनों बातें हम किसको बता देंगे। तो समझ आ गया, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, बोलो यस या नो। अच्छा, फिर इसके बाद अच्छा, इसके बाद ना जो मैं बोलूंगा वो लिख लेना आप प्लीज। इसके बाद ना आप ये वाला पॉइंट लिख लेना, पॉइंट नंबर 3 नीचे नोट के रूप में, ये चार्ट के जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 3 लिख लेंगे आप। मैं डिक्टेट कर लेता हूं, कह रहे द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, नोट लिखना बेटा, जिनको नोटिंग हो पा रही है देख के लिख लो, नहीं तो ये लिखो, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल मुतैतिस मुतैंदिस, मुतैतिस मुतैंदिस apply to a cost auditor, apply to a cost auditor and a secretarial auditor, apply to a cost auditor and a secretarial auditor during the performance of his duties, during the performance of his duties under section 148 and 204 respectively. चले करें डिस्कस आपके साथ, आप सब रेडी है, आओ फिर सुनो मेरी बात। देखो सबसे पहले ना आपको ये वर्ड सीखना है, कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर क्या होता है, फिर मुतैतिस मुतैंदिस क्या होता है, ये सारी बातें एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, यस और नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसपीएल, बैलेंस शीट एक्सेट्रा बनाती है। बताओ इन सबको जो चेक करता है वो होता है कंपनी ऑडिटर। वो कौन होता है, आवाज में दम नहीं है, वो कौन होता है, ठीक है। आप इसे कंपनी ऑडिटर भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर भी कह सकते हैं। तो कुछ कंपनीज को क्या करना होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। याद है कॉस्ट शीट वगैरह आप सब पढ़ते होंगे कॉस्टिंग में, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स काफी सारा आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्शन, ओवरहेड, लेबर, मटेरियल, ये वर्ड सुने हैं ना आप सभी ने। तो यानी कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को भी क्या करवाना पड़ता है, उसको भी चेक करवाना पड़ता है, यानी उसका भी ऑडिट करवाना पड़ता है। और ये ऑडिट कौन करता है, सीएमए। समझ आ गया, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको चेक करता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, वैसे ही कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, और उसी चीज को हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कंपनी ऑडिटर की जगह कॉस्ट ऑडिटर को भी फ्रॉड दिख जाता है तो उसकी भी सेम ड्यूटी बनती है जो किसकी बनती थी, कंपनी ऑडिटर।
सिमिलरली कंपनी लॉ का पालन कर रही है या नहीं, उस चीज के लिए कंपनी का करवाया जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। और ये कौन करता है? सीएस। लॉ की सबसे ज्यादा नॉलेज सीएस के पास है, तो वो सीएस से करवाया जाता है। तो अब बताओ, सीएस यानी सीएस, सीएस, सीएम में चेकिंग करते वक्त अगर उनको कोई फ्रॉड दिख जाता है तो सबकी क्या है? सेम ड्यूटी है कि फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो ये करना है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ये करना है। मुतैतिस मुतैंदिस का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर स्कूल टाइम में आप बस पर ऐसे याद करके जाते थे, लेकिन बस की जगह ट्रेन पर आ जाता था, तो आप क्या करते थे? जहां जहां बस लिखना था वहां क्या लिखते जाते हैं? ट्रेन। यस और नो? तो बाकी तो वही आंसर रहता है, बस की जगह क्या पुट करते जाते हैं? ट्रेन। ऐसी कह रहे द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजन मुतैतिस मुतैंदिस सेम टू सेम लगेंगे विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। किस पर? कॉस्ट ऑडिटर पर भी और समझ आ रहा है आपको? मतलब जहां जहां सीए लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख लेना? सीएमए या सीएस। और जहां जहां कंपनी ऑडिट लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख लेना? कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटेरियल ऑडिट। अदरवाइज पूरा सेक्शन क्या रहेगा? सेम। समझ आ रहा है आपको? मुतैतिस मुतैंदिस सेम टू सेम विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन, सेम टू सेम विद, ठीक है ना? कॉस्ट ऑडिट करवाना होता है अंडर सेक्शन 148 और सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना होता है अंडर सेक्शन 204 में। बोलो आपको पॉइंट समझ आया या नहीं आया? किसी को कोई दर्द हो तो बताओ। कोई दर्द नहीं? चलो अगला पॉइंट लिखना। तो बताओ बेटा, आपको फ्रॉड दिखने के बाद भी ध्यान देंगे, अगर आपको फ्रॉड दिखा है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, तो बताओ बेटा ऑडिटर आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी। मान लेते हैं ऑडिटर के सामने फ्रॉड हो रहा है लेकिन ऑडिटर कुछ नहीं कह रहा, अपनी रिपोर्टिंग वाली ड्यूटी को नहीं निभा रहा, तो ऑडिटर हो, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर कौन हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी में फ्रॉड होता हुआ देख रहे हो और अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहे तो आपको 5 लाख रुपए की क्या लगाई जाएगी? पेनल्टी। और अदर कंपनीज के केस में नोट कर लो ये, मतलब अगर आपने इस सेक्शन का पालन नहीं करा तो आप पर ये सब पनिशमेंट लगाई जाएगी। क्या आपको समझ आएगी? ड्यूटी समझ आई है या नहीं आई है आपको? कि यार अगर तुम फ्रॉड पता चलने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते, फ्रॉड पता चलने के बावजूद भी अगर तुम अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते हो तो तुम्हारे पर ये सब पेनल्टी लगाई जाएगी। किस पर? ऑडिटर पर। और अगर कॉस्ट ऑडिट चल रहा था तो फिर कॉस्ट ऑडिटर पर, और अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट चल रहा था तो सीएस पर। पेनल्टी कितनी लगाएगी? अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है तो आपसे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे, और सही से लगाना यहाँ पर मना है, एक दाम 5 लाख। और अगर आप एनी अदर कंपनी के मतलब लिस्टेड के नहीं है देन फिर आपसे ठीक, हाँ सब मना है। चले अब बताओ, पहले आपको चीजें समझ आ रही हो तो चलो। हमारी ड्यूटीज ना लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करी थी, अब जाकर खत्म होगी मेरे ख्याल से, आपको समझ भी आ गई सारी ड्यूटीज। चले अब अगली बातें करें। अब आप सबको गली नंबर 10.51 पर आना है। .52 पर आना है, ठीक है? और वहां पर ना सामने वाली गली में एक हेडिंग बनानी है, सामने वाली गली में एक हेडिंग बनानी है, और हेडिंग क्या बनानी है? रोल ऑफ सीएजी, रोल ऑफ सीएजी in relation to audit of government company, role of CAG in relation to audit of government company, role of CAG in relation to audit of government company। इसके अंदर 3 झूले आपको लटकाने हैं। पहला 143 सबसेक्शन 5,
दूसरा 143 सबसेक्शन 6, तीसरा 143 सबसेक्शन 7। और आप सेक्शन की लिस्ट में भी जाना है इसके बाद, आप सेक्शन की लिस्ट में भी जाना है इसके बाद। रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलिए पहले आप सेक्शन की लिस्ट में जाओ, सेक्शन की लिस्ट में आप फिल कर सकते हैं ना, 143, 5, 6, 7 फिल करो। पहले क्या फिल करोगे? रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा 143 सबसेक्शन 11 आपने फिल कर ही लिया था, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कारो। 143 सबसेक्शन 12 to 15 भी कर लो, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड लिख लो। फिर ये हेडिंग्स लिख लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ा देता हूं। लिख लिया? हाँ जी बेटा प्लीज बताओ, सेक्शन की लिस्ट में लिख लिया सभी ने? करें फिर स्टार्ट करें। चलो फिर आ जाओ जी, आ जाओ। हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पहली बात, सीएजी की फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? कह रहे जब आप गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट के रिगार्डिंग सीएजी के क्या रोल है, मतलब क्या अधिकार है उसके पास, क्या उसकी ड्यूटी है, वो उनका रोल है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं आपके साथ पहला पॉइंट डिस्कस करूं तो सीएजी का पहला रोल ये है कि उसे गवर्नमेंट कंपनीज के लिए क्या अपॉइंट करने होते हैं? ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं। सीएजी का पहला रोल क्या है कि उसे ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं। इन कौन सी कंपनीज के लिए? As per the provision of section 139 subsection 5 and 7, as per the provision of section number 139 subsection 5 और एक बारी फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की लिस्ट में जाना, याद है तो लिखो। फिर अगर याद है तो लिखो। पहला काम इसका क्या है? रोल ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के लिए पहला लिखना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यहीं पर लिखना है आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय सीएजी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय सीएजी फॉर गवर्नमेंट कंपनीज as per provisions of section 139 subsection 5, as per provisions of section 139 subsection 5 and section 139 subsection 7। अच्छा किसी को याद है 139(5) किसका होता था और 7 किसका होता था? तो लिख लो यहां पर ना, ब्रैकेट में आपको याद रहेगा। 139(5) के आगे क्या लिख देना? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और 139 सबसेक्शन 7 के आगे क्या लिख दोगे? फर्स्ट ऑडिटर। बोल दो ना जरा। देखो सीएजी का पहला काम क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करके देना। अब ऑडिटर अपॉइंट कर दिए, अब ऑडिटर अपॉइंट, अब जब ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो अब ऑडिटर को बताना, क्या बताना? द मैनर इन विच द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होगा। ठीक है ना, तो लिखो जरा डायरेक्शन बाय सीएजी। सेकंड काम इसका क्या होगा? यहीं पर ही लिखना है। Direction by CAG, the manner in which, direction by CAG, the manner in which accounts of government company shall be
ऑडिटेड, द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी ऑडिटेड। यानी ऑडिटर अपॉइंट कौन करके देगा? सीएजी। जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाए तो ऑडिटर को बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स ऐसे ऐसे क्या करने हैं, चेक करने हैं, बता दिया अब उसको। अब तीसरा पॉइंट, अब ऑडिटर, कौन सा टर, सीएजी को क्या सबमिट करेगा? ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर वो दाई लिख के देगा। बताऊंगा क्या होते हैं ये। और इसके बाद बताओ, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, ऑडिटर को क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। और अपॉइंट करने के बाद पहले आपने ऑडिटर को अपॉइंट करा, फिर अपॉइंट करने के बाद बताओ क्या करा? ऑडिट कैसे करना है वो उसको डायरेक्शन दी। अब उसने ऑडिट कर लिया, किसने ऑडिट कर लिया? फिर ऑडिटर ऑडिट करने के बाद क्या सबमिट करेगा? ऑडिट रिपोर्ट, किसको? और उस ऑडिट रिपोर्ट में जो लिखना है वो तो वो लिखेगा ही लिखेगा, उसके अलावा 3 बातें और भी लिखेगा। ये नोट कर लो, क्या? डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट, दाई। थोड़ा जूम बराबर कर देते हैं आपके लिए, कितनी सेवा कर सकते हैं आपके लिए। अब बताओ, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जो लिखना है, अदर थिंग्स जो लिखनी है वो तो वो लिखेगा, उसके अलावा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर क्या लिख कर देगा? ये देखो, पहला बताएगा सीएजी आपने मुझे ये डायरेक्शंस दी थी, उसके बेसिस पर मैंने ये सब एक्शन लिए, और एक्शन लेने के बाद ये सब क्या आया? इंपैक्ट आया। डायरेक्शन, एक्शन, इंपैक्ट बोलना पड़ेगा, क्या? आवाज में दम नहीं है, दोबारा। दाई, दाई समझ गए ना? डी से, ए से, आई से। आपको ये तीनों बातें ऑडिट रिपोर्ट में लिखकर दे दें। जो अदर लिखनी है वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके अलावा ये सब भी आप लिखकर देंगे। वेरी गुड, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? तो सबसे पहली बात, सीएजी का रोल पढ़ रहे हैं, तो सीएजी का रोल बता रखा 143, 5, 6, 7, 5, 6। अभी हमने 5 पढ़ा। 5 में क्या पढ़ा? सीएजी पहले ऑडिटर अपॉइंट करेगा, फिर उसको डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन देने के बाद फिर ऑडिटर ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा, और रिपोर्ट में लिख कर देगा क्या? दाई। मतलब डन। 143 सबसेक्शन 6 की ओर चलो। देखो, जो मैं बोलूंगा पहले आप वो नोट कर लेना। द सीएजी, ये 143 सबसेक्शन 6 के नीचे आपको लिखना है, द सीएजी शैल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। ये आपको लिखना है। आपके पास बुक भी है, उसमें से भी देख के आप लिख सकते हैं। जो मैंने मार्क करा है वो आप लिखो पहले। पॉइंट्स
हाँ जी, करें नोट। देखो अब सुनना जरा, ऑडिटर ने किसको रिपोर्ट सबमिट करी थी? सीएजी को, जिसके अंदर उसने क्या लिख कर दिया था? दाई, बाकी सब चीजें भी लिख कर दी थी प्लस दाई भी लिख के दिया था, याद हो गया। अब सीएजी ने ना वो रिपोर्ट पढ़ी, सीएजी को लग रहा है भाई रिपोर्ट पढ़ने के बाद यार इन्होंने ये वाला चीजें तो सही ढंग से, जैसे कैश को तो सही ढंग से चेक नहीं करा हुआ, समझ आ रहा है आपको, या स्टॉक के अमाउंट को सही ढंग से चेक नहीं करा हुआ, तो सीएजी चाहे तो फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब मेन ऑडिट हो चुका लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा किसी भी पार्ट का ऑडिट करवा सकता है। यानी सीएजी शैल विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर सीएजी को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर ऑडिट सही ढंग से नहीं हुआ कुछ कुछ जगहों पर, तो वो उन कुछ कुछ जगहों का ऑडिट करवा सकता है। उसको क्या कहते हैं बताओ? सप्लीमेंट्री ऑडिट। बोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे? या फिर उसको ऐसा लगता है कि यार ऑडिटर ने ऑडिट तो सही करा पर इसके बारे में थोड़ी बातें कम लिखी है, तो सीएजी क्या करता है, अपने कुछ एडिशनल कमेंट भी ऐड करना चाहे तो वो भी वो कर सकता है। तो यही आ गया कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच। तो यानी सीएजी के पास दो अधिकार हैं, सीएजी के पास दो क्या है? अधिकार। अगर उसको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर उसको ऑडिट रिपोर्ट क्या लगता है कि यार इस पार्ट का ऑडिट सही ढंग से, तो वो उसका दोबारा करवा सकता है ऑडिट। उसको क्या कहेंगे बताओ? सप्लीमेंट्री ऑडिट। या फिर उसको लगता है ऑडिट तो सही हुआ पर ओपिनियन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम है, मुझे कुछ और बातें इसके अंदर डालनी चाहिए, तो वो खुद भी कुछ और बातें डाल सकता है, मतलब वो अपने कमेंट भी ऐड कर सकता है उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? ऑडिट रिपोर्ट में सप्लीमेंट कर सकता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है अपने कमेंट, ठीक है। और लास्ट वाले झूले पे लिखना, सीएजी में बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स। 143 सबसेक्शन 7 में लिखना, सीएजी में बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड of the accounts of such company। पहले लिखो फिर मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा, आपको 100% बातें समझ आ जाएंगी। पहले आप लिखो, चले समझे? इसको कहते हैं सरप्राइज ऑडिट। कॉस्ट टेस्ट ऑडिट मतलब सरप्राइज ऑडिट। सीएजी के पास पावर है, वो किसी भी कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का क्या करवा सकती है? सरप्राइज ऑडिट। आ रहा समझ या नहीं आ रहा आपको? 143 सबसेक्शन 7 किसको पावर देता है? सीएजी, कि भैया तुम ऑर्डर कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का सरप्राइज ऑडिट के लिए भी। क्या आपको रोल ऑफ सीएजी समझ आया इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? बोलो यस या नो? पक्का देख लो, श्योर हो ना आप सब? ठीक है जी, चलो फिर बहुत है बढ़िया। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। इसी के जस्ट नीचे आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, ब्रांच ऑडिट, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट। जयकारा आण दो, क्या स्टार्ट करें ब्रांच ऑडिट के बारे में? जगह है इस पेज पे, नहीं तो अगले पेज पे चले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रांच ऑडिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8। तो आप भी सेक्शन की लिस्ट में लिख लो ना, यहां पर भी सेक्शन की लिस्ट में लिख लो। क्या लिखोगे 143 सबसेक्शन 8 के सामने? ब्रांच ऑडिट। 143 सबसेक्शन 8 के सामने आप क्या लिखोगे बेटा? ब्रांच ऑडिट। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आर यू रेडी? चलो फिर आओ, टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? ब्रांच ऑडिट, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 8। एक बार फिर आने दो, क्या दोबारा क्या?
तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? आओ, कभी गाड़ी से बाहर भी आ जा। चलो जी, देखो आपका जो मेन ऑफिस होता है उसको आप कहते हो हेड ऑफिस। उसके अलावा आप बहुत सारी अपनी क्या खोलते हो, B1, B2, B3, ये आपकी ब्रांचेस होगी। तो जरा सुनना, तो इन ब्रांचेस का ऑडिट कौन करेगा उसके ऊपर है सेक्शन नंबर कौन सा, 143 सब सेक्शन 8। तो जरा लिखना जरा, अब ये जो ब्रांच है वो दो तरह की हो सकती है, आप भी दो झूले लटका दो। ब्रांच कितने तरह की हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। सर कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है? एक होती है लोकेटेड विद इन इंडिया, ब्रांच लोकेटेड विद इन इंडिया, और एक अपनी कौन सी ब्रांच होती है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो ब्रांच इंडिया के बाहर है उसे मैं कहता हूं क्या, फॉरेन ब्रांच। और जो ब्रांच कहां पर है, इंडिया में, तो उसे मैं कहता हूं क्या, इनलैंड ब्रांच। ब्रांच कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। यानी जो ब्रांच हमारी इंडिया में है उसका ऑडिट कौन करेगा, और जो ब्रांच हमारी इंडिया के बाहर है उसका ऑडिट कौन करेगा, उसको लेकर है सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 8। अब सुनो जरा मेरी बात, देखो जो हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है ना, जो अपने मेन ऑफिस का ऑडिटर होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर, आवाज में दम नहीं है क्या, हाँ। तो हम ना सबसे पहले चॉइस प्रिंसिपल ऑडिटर को ही देते हैं, उसको ही कहते हैं तू ही क्या कर ले, ब्रांच का ऑडिट कर ले। हेड ऑफिस का तो तू ऑडिट कर ही रहा है, हेड ऑफिस का तो तू ऑडिट, ब्रांच का भी ऑडिट। तो बताओ भाई फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी होती है प्रिंसिपल दो पल, ऑडिटर लेकिन बताओ बेटा, प्रिंसिपल ऑडिटर कह रहा है नहीं भाई मैं ब्रांच के ऑडिट नहीं करूंगा, तो फिर बताओ फिर हमारी सेकंड प्रेफरेंस कौन होगी, फिर हमारी सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, वो मैं आपको लिखवाता हूं। any other person qualified for being appointed as an auditor, any other person qualified for being appointed as an auditor under section 141, अंडर सेक्शन 141। तो बताओ बेटा वैसे तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी क्या है, बोलो ना बेटा, फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर। तुम ही क्या कर लो, ऑडिट कर लो। अगर तुम नहीं करते तो फिर हम किसी और पर्सन से ऑडिट कराएंगे। कौन से पर्सन, जो क्वालिफाइड होते हैं अंडर सेक्शन 141 में। और सेक्शन 141 में कौन से क्वालिफाइड पर्सन है, ऐसा इंडिविजुअल जो CA प्लस COP हो, या ऐसी फर्म जो जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या है, CA प्लस COP, फिर हम उनसे ऑडिट करवा सकते हैं। तो अगर हम उनसे करा रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑडिटर अलग होगा और ब्रांचेस के ऑडिटर अलग होंगे। तो जो ब्रांच का ऑडिट कर रहा होगा वहां पर हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को कहेंगे ब्रांच ऑडिटर। तो कुछ सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर सेम होते हैं, लेकिन जिन ब्रांचेस में प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करने नहीं जा रहा वहां के प्रिंसिपल ऑडिटर अलग हो गए और ब्रांच ऑडिटर। बोलो आपको पॉइंट यहां तक का समझ आया या नहीं आया? अच्छा इस तरफ आ जाओ, फॉरेन ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस
फर्स्ट प्रेफरेंस वही प्रिंसिपल ऑडिटर। इवन तो हमारी ब्रांच फॉरेन में है तब भी हम अपने प्रिंसिपल ऑडिटर को ही कहेंगे तुम ही जाकर क्या कर लो, ऑडिट कर लो, तुम ही जाकर क्या कर लो, ऑडिट कर लो। बोलो ना, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? यस या नो? लेकिन बताओ बेटा, प्रिंसिपल ऑडिटर फॉरेन ब्रांच में जाने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा फॉरेन मोरन। तो अब इस सिचुएशन में कौन ऑडिट करेगा? फिर उस देश में जिसको ऑडिट करना अलाउड है हम उसे रखेंगे उस ब्रांच के लिए ऑडिटर। तो फिर किससे कराएंगे? एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, लिख लो जरा। फिर हम ऑडिट किससे करवाएंगे? एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड to act as an auditor of the accounts of branch office in accordance with the law of that foreign country। फिर हम उस फॉरेन कंट्री के हिसाब से वाले ऑडिटर से, मतलब जो वहां पर ऑडिट कर सकते हैं, हम उनको कहेंगे कि हमारी ब्रांच का क्या कर लो, ऑडिट कर लो। तो ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? आपको पॉइंट समझ आने स्टार्ट हो रहे हैं? हाँ जी, ब्रांच के ऑडिट कौन करेगा? आपको पॉइंट समझ आने स्टार्ट हो रहे हैं? चले, पक्का नोट कर लिया? अच्छा, अब सुनने वाली बात है अगली। अगर नोटिंग हो गई है तो फिर मैं चलूं। अच्छा देखो, अब ब्रांच ऑडिटर अगर अलग है और प्रिंसिपल ऑडिटर अगर, तो बेटा देखो, ब्रांच ऑडिटर को प्रिंसिपल ऑडिटर को ना बाहर भेजना होता है। बाहर मतलब ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। ओहो, वैसे स्टॉक क्लियरेंस चल रही है आज, आगे बात करेंगे। चलो अब सुनना जरा। अब देखो, ब्रांच ऑडिटर ने ब्रांचेस का ऑडिट करा, इधर ध्यान देना। अब वन ऑफ द ब्रांच ऑडिटर है नमन, और आपको बताइए नमन जान खा जाता है सामने वाले की, ठीक है ना। अब यहां पर नमन है ब्रांच ऑडिटर, और ये प्रिंसिपल ऑडिटर को कह रहा है कि भाई मेरी ब्रांचेस में जो मैंने गलतियां निकाली है वो सब तुम अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट पर इंक्लूड करना ही करना। बताओ बेटा, ब्रांच ऑडिटर कंपेल कर रहा है किसको? ब्रांच ऑडिटर कंपेल कर रहा है, फोर्स कर रहा है किसको? क्या कह रहा है कि भाई मेरी ब्रांच की गलतियां तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पेश करना ही करना। बताओ बेटा, आज तक नमन की किसी ने सुनी है? हाँ जी, नहीं सुनी। तो प्रिंसिपल ऑडिटर भी कह रहा है भाई तू मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता है, तो मेरी मर्जी है, तेरी ब्रांच वाले मैटर में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करूं या तेरी वाले को तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो लिखो जरा, यहां लिखो एक दो लाइनें। कैन नॉट कंपेल, ब्रांच ऑडिटर के नीचे जस्ट, कैन नॉट कंपेल द प्रिंसिपल ऑडिटर, cannot compel the principal auditor for inclusion of any matter, in the main audit report, समझ आ रही है? बोलो जी बोलो, हेलो 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 हेलो। गुड। आओ जरा फिर छोटंकी बातें करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें करते हैं। दो तीन सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, वो अब हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? अब अच्छा, जो टॉपिक हो चुके हैं उसके नीचे के क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कहोगे तो मैं मार्क करवा दूंगा। अंडरस्टूड तो है, करते नहीं हो ना, फिर भी मार्क करवा दूंगा। आज की क्लास के एंड पे बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो और कर लेना। ये कर लिया तो बेटा हमेशा परमानेंट के लिए चैप्टर याद हो जाएगा आपको, फिर आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। चलो, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गली नंबर 10.42 पर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 142। गली नंबर 10.42 पर दर्शन दो, वहां आपको ऑडिटर रेम्यूनरेशन का टॉपिक दिख रहा होगा, सेक्शन नंबर 142। दिख पा रहा है? हेलो, दिख पा रहा है? तो भैया यहां पर भी हेडिंग बनाओ और सेक्शन की लिस्ट में भी लिख कर आओ, क्या दिक्कत वाली बात है? लो, कर्मों में जुड़ेगा, तुम्हारे कर्मों में। ऑडिटर रेम्यूनरेशन सेक्शन नंबर 142 के सामने आप लिख देंगे, और ये बहुत ही आसान सा सेक्शन है, सिर्फ 2 मिनट की बात है और आप सॉल्व भी कर लेंगे मेरे साथ। थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो आपने मेरे साथ सीखी थी मैं आपके साथ डिस्कस करूं? आओ फिर आओ, याद करो, जब हमने बेसिक बातें सीखी थी उसमें ये बातें सीखी थी कि कंपनी में एजीएम होती है। कंपनी में क्या होती है? ठीक है, मैं अभी आपके साथ बात करता हूं। हाँ, याद आ गया, कई बच्चों को याद आ गया, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप लॉजिकल चलेंगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाबा जी छोले भटूरे आए? आए, ठीक है, गुड। मैं अब आपको ना एक बात बताता हूं, इधर देखो, थोड़ी बहुत इधर डिस्कशन करेंगे तो हमारा ना सेक्शन नंबर 142 आपको लॉजिकल समझ आएगा, और फिर मैं इसके अंदर एक आईसीआई मॉड्यूल ने तो कुछ बातें बताने लगी, पर मैंने इसमें एक ट्विस्ट डालूंगा, फिर आप मुझे बताना। देखो, हर कंपनी की क्या होती है? एजीएम। एजीएम में 4 बातें होनी ही होनी होती है। एजीएम में 4 बातें, और उन चारों में से 4th नंबर की बात क्या होती थी? ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी रेम्यूनरेशन को, यानी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कहां फिक्स होती है? एजीएम। एजीएम में कौन आते हैं? कंपनी के। तो यानी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? पहला पॉइंट समझ आ रहा है? आप कह रहे हो ऑडिटर की रेम्यूनरेशन मेंबर फिक्स करते हैं, क्योंकि वो ही उसे अपॉइंट कर रहे हैं, यानी जो जिसको अपॉइंट करता है, जो अपॉइंट करता है वही उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करता है। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर को तो किसको करना होता है अपॉइंट? विद इन 30 डेज बीओडी। तो बताओ बेटा, फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता होगा? तो यानी पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे साथ, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, 2 झूले लटकाएंगे, फर्स्ट ऑडिटर और इसके बाद अपना कौन सा? वेरी गुड, फर्स्ट ऑडिटर, और साथ वाली गली में कौन? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फिक्स्ड बाय, बताओ कौन? यहां पर कौन से डी? बीओडी। और यहां कौन? मेंबर्स। देखो सेक्शन 142 ये ही कहता है, सेक्शन नंबर 142 ये ही कहता है, क्या ही कहता है? कि ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेंगे? बीओडी। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की मेंबर्स। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट डालते हैं, मान लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करा, वो फेल टू अपॉइंट है, तो फिर बताओ मेंबर क्या कहते थे? हमें ना रोके। समझ आ रहा है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विद इन 30 डेज अपॉइंट कर दिया फिर तो ओके, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो मेंबर क्या कहते थे? हमें ना रोके, हम क्या रखेंगे? ईजीएम। और किसको अपॉइंट करेंगे? किसको अपॉइंट करेंगे?
पॉइंट समझ आ रहा है आपको, यस और नो? तो अगर मेंबर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो बताओ रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? मेंबर्स। ये लिखा नहीं है कहीं पर आपका लॉजिक क्लियर करना चाहिए, जो अपॉइंट करेगा रेम्युनरेशन भी वो ही फिक्स करता है। लेकिन हम जनरली मान कर चलते हैं, जनरली हम मान कर कहाँ चलते हैं, यहीं पर रहना है। क्या मानकर चलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, तो देयरफॉर उसकी रेम्युनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिक्स करते हैं। पर मैंने आपको लॉजिक स्प्राइट कर दिए, बोलो समझ आया आपको? अच्छा, ये लिखने के बाद इसी में ही अगला लिखना ऑडिटर रेम्युनरेशन इंक्लूड, और इस तरफ लिखना एक्सक्लूड। एक तरफ लिखना ऑडिटर रेम्युनरेशन इंक्लूड और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ऑडिटर रेम्युनरेशन एक्सक्लूड। ऑडिटर रेम्युनरेशन इंक्लूड, ऑडिटर रेम्युनरेशन एक्सक्लूड। इंक्लूड में क्या आ जाता है, एक्सक्लूड में क्या आ जाता है, वो सब हम बातें करेंगे आज आपके साथ। नॉर्मली ऐसे डिसाइड होता है। अब इंक्लूड में ना पहला लिखना, इंक्लूड में पहला लिखना एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय हिम in connection with the audit of the company and reimbursed by company। include में पहला ये लिखो। यार देखो, ऑडिटर को हमने कहा देख तेरे को 10 लाख रुपए सैलरी देंगे, तेरे को क्या करेंगे, 10 लाख रुपए तेरी रेम्युनरेशन है। ऑडिट फीस कितनी डिसाइड हुई, 10 लाख। प्लस ऑडिटर को हमने क्या रखा, अगर तू कोई खर्चा भी करता है ना अपनी जेब से, हम तुझे वो भी दे देंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑडिट करने गए तो वहां पर आपने खाने पीने के लिए क्या करा, शाही पनीर बटर नान ऑर्डर करा या छोले भटूरे ऑर्डर करे, समझ आ रहा है आपको, छोले भटूरे ऑर्डर करे, जो भी ऑर्डर करा। तो अब इस सिचुएशन में आपने खर्चा करा, ऑडिटर ने अपनी जेब से पैसे दिए, बाद में कंपनी ने उसको उस चीज के पैसे दे दिए, तो बताओ कंपनी की जेब पर 10 लाख रुपए तो है, लेकिन जो भटूरे के 500 रुपए का खर्चा आया, 5 प्लेटें मंगाई थी ना, पूरी टीम थी यार, क्या हो गया, 5 बंदे थे ना, एक सीए था, 4 आर्टिकल थे, 100 रुपए प्लेट तो आई जाती है कई जगह आराम से। क्या तुम तो 10 वाली खाते हो, आराम से क्या, अरे नहीं आराम से क्या है, नहीं मैं वैसा हूँ नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूं, इधर आ मैं वैसा हुई नहीं, मैं तुम्हें क्यों देखूं, अरे मैं भी वही खा रहा था, इधर आ भाई, हस्बैंड बनने के बाद यही होता है, जेब में पैसे नहीं होते, इधर आओ। तो बताओ अगर 500 रुपया कंपनी भर रही है आपकी जगह पर, जो आपने भर दिया कंपनी आपको दे रही है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट फीस कितनी पड़ी, जो 10 लाख दिए वो तो पड़ी, प्लस 500 रुपए जो कंपनी ने अपनी जेब से निकालकर आपको दिए, तो कंपनी को रेम्युनरेशन कितनी पड़ी, 10 लाख 500। अच्छा, कंपनी ने ना सीए को एक फैसिलिटी भी दे रखी है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी गाड़ी आपके घर के बाहर आ जाएगी, आप उस पर बैठना, हमारे यहाँ आना, ऑडिट करना, ऑडिट करने के बाद ये आपको गाड़ी घर छोड़कर भी जाएगी। तो इस चीज के लिए पूरे साल में हमने 50,000 रुपए फैसिलिटी देने में खर्च कर दिए। तो बताओ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट फीस कितनी हुई, समझा रहा है आपको? तो ये भी ऑडिट फीस का पार्ट ही होती है। तो यानी इंक्लूजन में दूसरा लिखना एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम लाइक कैब फैसिलिटी। अच्छा, अब कई बार ना क्लाइंट कुछ चीजों के लिए रिक्वेस्ट कर देता है कि यार ऐसा कर, मेरी ना जीएसटी की रिटर्न भी तुम भर दो, तुम सीए तो हो ही, प्रैक्टिस वाले ही हो, तुम्हारा प्रैक्टिस का, तो बताओ बेटा जीएसटी रिटर्न मैंने भरी
और उसके भी मुझे क्लाइंट से 10,000 रुपये मिले, तो क्या वो ऑडिट फीस का पार्ट है या वो अलग से सर्विसेज का है? तो यानी एक्सक्लूड वाली तरफ पे आप जाएंगे, एक्सक्लूड वाली तरफ पर आप जाएंगे और क्या लिखेंगे? एनी रेम्युनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द, ज्यादा पानी कम पानी, वीकेंड आ रहा है ना, लिख लो, सही रहता है। देख रहे हो LIC को, छोटी छोटी खुशियों को, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी सही रहता है। आओ जरा एक बात करते हैं, एक वर्ड होता है एंगेजमेंट लेटर। एक वर्ड क्या होता है? देखो वैसे तो ये ऑडिट का शब्द है, हम ऑडिट में ज्ञान की बातों में लिखेंगे, पर मैं आपको वैसे बता देता हूं। अब ये मान लो, अभी के लिए ये मान लो, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है ना, उसे हम कहते हैं क्या? आवाज में दम नहीं है, क्या कहते हैं? आवाज में दम नहीं, दोबारा। ठीक है। अब एंगेजमेंट लेटर में ना, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया कंपनी के द्वारा और इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी बन गया है, पर उस एग्रीमेंट में ऑडिटर को रेम्युनरेशन कितनी दी जाएगी, ऑडिटर को रेम्युनरेशन कितनी दी जाएगी, ये नहीं लिखा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है? मतलब ऑडिटर के फीस नहीं डिसाइड हुई और फीस अभी तक डिसाइड नहीं हुई और आपने ऑडिटर को काम पे लगा दिया। जैसे होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आपके घर पे कोई जान पहचान का बंदा आता है, जैसे कारपेंटर वगैरह आता है, आप उसको कहते हो काम स्टार्ट कर, पैसों का हो जाएगा, टेंशन ना ले, आज तक तेरे कभी पैसे रोके हैं? वो कह रहे बाबूजी हाँ 3 बारी। हाँ तो तो आप क्या कहते हो? हाँ इस बार हो जाएगा, सारा पुराना भी क्लियर कर देंगे और इस बार वाले भी नहीं देंगे, ठीक है ना? तो काम स्टार्ट मैं ऐसे ही करता हूँ, हस्बैंड हूँ इधर। तो अब जरा सुनना, ऐसे ही हुआ क्या, कंपनी ने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया और उसके अंदर एंगेजमेंट लेटर के अंदर ऑडिट फीस मेंशन नहीं करी। तो क्या इस सिचुएशन में जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है वो वैलिड है या इनवैलिड है? इसके ऊपर ये एग्जांपल क्रिएट कर दिया ICAI ने इस टॉपिक में, पता नहीं क्यों। तो आप क्या कहना, इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड है? देखो SHRD प्राइवेट लिमिटेड एक एंगेज्ड है, अच्छा, इन द बिजनेस ऑफ किसमें? सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टेंसी, मतलब एक कंपनी है जिनका काम क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना और, ठीक है ना? और कंपनी की एनुअल टर्नओवर कितनी है? लेकिन सेल तो 2000 करोड़ की है, पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, आर नॉट वेरी गुड, क्योंकि भाई इंडस्ट्री में औरों के मुकाबले हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च द कंपनी प्रपोज्ड, कंपनी ने क्या करा? अच्छा, क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर एट इट्स बोर्ड मीटिंग, हाउएवर द रेम्युनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड। कंपनी ने सोचा यार हमें अपनी कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर रख लेना चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको कहते हैं? कंपनी ऑडिटर को। याद है, अभी उसके कई नाम बताए थे, एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं। हाउएवर द रेम्युनरेशन वाज नॉट फाइनलाइज्ड, उसको रख तो लिया पर ये कहा गया हाँ कोई नहीं, होता रहता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंप्लीटेड द एंगेजमेंट फॉर्मेलिटी इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट लेटर बिटवीन द कंपनी एंड ऑडिटर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट एंगेजमेंट लेटर बी साइंड विदाउट फीस with the clause that fees to be mutually decided, फीस कर लेंगे डिसाइड। तो इन दिस सिचुएशन एंगेजमेंट लेटर विद सच अरेंजमेंट क्या मानी जाएगी? इज वैलिड, मतलब वो अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी। यानी अगर किसी कभी एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर रेम्युनरेशन नहीं भी लिखी तो भी वो वाली अपॉइंटमेंट को क्या माना जाता है? ये एक नोट लिखना, नीचे नोटों की बात करते हैं, एक नोट लिखो। even if engagement letter does not contain the audit fees clause,
even if engagement letter does not contain the audit fees clause, still engagement letter ब्रैकेट में लिखना एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, स्टिल एंगेजमेंट लेटर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर, remains valid. समझ आ रहा है आपको? पॉइंट्स राइट हुआ आपको या नहीं हुआ? पक्का वाला? अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बता दो कि हम कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखो जी, स्टार्टिंग से बता दूं? आओ स्टार्टिंग से बता दो। जो जो क्वेश्चन मस्ट ट्राई दिस एट होम वाला होगा, तो आप क्या करना, जितना अभी तक हो चुका पहले एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। अच्छा, आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन में मेरे पास नहीं पढ़ते थे? अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो फाउंडेशन में, उनको ना प्रेजेंटेशन वीडियो आपको मैं दिलवाऊंगा, आपके पास आ जाएगी प्रेजेंटेशन वीडियो। उसमें ना मैंने बता रखा है कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है ना, आंसर लिखे कैसे जाते हैं वो सब उसमें बता रखा है। और लॉ में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी होती वो सारी डिटेल में है। वो जहाँ पर आपको बैकअप क्लासेस आती है ना, वहीं पर एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी आएगी, तो आप वो देख लेना। जिन बच्चों ने मेरे से फाउंडेशन करी हुई है उन्होंने तो देखी हुई है, उन्हें तो पता है। तो जिन्होंने मेरे साथ फाउंडेशन में नहीं थे वो बच्चे वो वाली वीडियो देख लेंगे, तो उन्हें ना आइडिया हो जाएगा कि यार आंसर लिखना कैसे होता है और आंसर का कंटेंट बढ़ाना कैसे होता है और क्या क्या चीजें हमारे आंसर में होनी चाहिए, कितना आंसर लिखना है, समझ आ गया, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना आंसर लिखना, वो सब मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो वो आपको ना जहां पर आपकी बैकअप क्लासेस आती है ना लॉ वाले फोल्डर में, वहीं पर ही आएगी, वो मैं करवा दूंगा आज। ठीक है, पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिर वो सब वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो पहले आप क्या करना, जितने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जिन बच्चों ने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं दे रखी वो देख लेना। फिर उसके बाद क्या करना, एक एक कॉन्सेप्ट उठाना, फिर रिवाइज करना और उसके क्या कर लेना, क्वेश्चन। और जब आप दोबारा रिवाइज करोगे ना कॉन्सेप्ट, तो उसकी वॉइस क्लिप बना लेना, समझ आ रहा है? तो वन शॉट भी आप बना सकते हो, जितना अभी तक हो चुका उसकी एक वन शॉट बना दो और नीचे ना लिख दो कि हमने ये मतलब आप अपने आप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें क्या करो, एक वॉइस क्लिप बनाओ, जो जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसको एक बार ही लिख लो, बोल लो, जैसे आपको सही लगे। देखो कुछ बच्चों को समरी बनाना ठीक लगता है, वो समरी बनाए, कुछ लोगों को वॉइस क्लिप बनाना सही लगता है, वॉइस क्लिप बनाओ। एक बार रिकॉर्ड करके रख लो, बार बार उसे सुनते रहो, आपको वो टॉपिक अपने आप रिवाइज होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। और अपनी लैंग्वेज में बोला गया है और आपने अपनी आवाज में बोला है, तो आपको एक बार सुनकर अपने ऊपर हंसी तो आएगी, भाई कितनी गंदी आवाज है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको सब आदत पड़ जाएगी और फिर आप सुन लेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? कई बार चौंक जाते हैं, अच्छा ये मेरी आवाज है, ठीक है ना? तो समझ आ गया आपको? फिर आप कॉन्सेप्ट करना और उसके नीचे के क्वेश्चन करना। मैं आपको बता देता हूं आप कौन कौन से क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर 10.4 पर क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। अभी 1 और 2 ही करने हैं। अच्छा, उसके अलावा 10.15 पे क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 1 और 3 कर सकते हैं। फिर 10.17 पर क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर सकते हैं। फिर आप पेज नंबर 10.37 पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर सकते हैं।
फिर 10.42 पर क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, फिर पावर एंड ड्यूटीज के बेसिस पर बस अभी आप इतने कर सकते हैं, ठीक है, बता देना। 10.21 के बाद मैंने कौन से बताए थे? लिखे थे किसी ने? नहीं, ठीक है, मार्क कर लिया आपने, इनको बता देना आप, ठीक है। अभी आपका ब्रेक है, ब्रेक के उस पर आपको ऑडिट में मिलेंगे।